हेलो गाइस। तो आज हम लोग लूसेंट की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। एक एक टॉपिक करके पूरे लूसेंट ख़त्म करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश की को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन में ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु नह कर हिंदू कहते थे। सही नाम फिर यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश का इसी एक नाम से एक नदी के नाम से जाने जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे चक्रवर्ती कहलाते थे। इस प्रकार की राजनैतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर ईसा की चौथी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। नोट में क्या लिखा है? भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेशाइड, निग्रोइड, मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस को है, जो 1638 से 1707 AD। अब आते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि
कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्किल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, सूर्य देवता के सावित्री को समर्पित जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल में है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त में विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि सूत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट में क्या लिखा है? धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। ईसा पूर्व एवं ईसवी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट BC कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्मतिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द AD में भी लिखा जाता है। AD यानी एन्नो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के
एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थीं। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र हैं। इसे ब्रह्मवेद ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ कर्म में ब्रह्मत्व प्रतिपादन अर्थ व अंगिरस वेद ऋषि आंगिरस दूसरे दृष्टा भिषग्वेद औषधियों का भरपूर उल्लेख और क्षेत्रवेद स्वराज्य रक्षा के लिए राजकर्म से संबंधित बहुत से सूक्त जैसे नामों से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय के सभी अंगों का वर्णन है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है जो अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन
और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। माध्यन्दिन और कार्णव्य शुक्ल यजुर्वेद था अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। कौथुम, रामायणी एवं जैमिनी या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं थीं, जिनके नाम हैं पिप्लाद, तौद, मौद, शौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श एवं चारणवेद। इन शाखाओं में शौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पिप्लाद संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं की कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अब इधर ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं इसमें वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशितकी। यजुर्वेद में तैत्तिरीय व शतपथ है। सामवेद में पंचविश है। अथर्ववेद का गोपथ है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे सारणी में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक हैं। इसमें समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों और निपटारे की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई। ये हैं शिक्षा,
शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार हैं: श्रौत सूत्र, यज्ञ विधि, गृह सूत्र, गृहस्थ धर्म, धर्म सूत्र, धार्मिक आचार, शुल्ब सूत्र, यज्ञ वेदियों की ज्यामिति। प्रमुख सूत्रकार हैं गौतम धर्मसूत्र, बौधायन धर्मसूत्र, आपस्तंब धर्मसूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र, सांख्यायन गृहसूत्र, आश्वलायन गृहसूत्र, जैमिनी मीमांसा सूत्र, पाणिनि व्याकरण सूत्र। अष्टाध्यायी सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे प्राचीन क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण और संबंधित वंश: विष्णु पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन, वायु पुराण, गुप्त वंश। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु पाली भाषा में संस्कृत कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। इसकी रचना स्थविर मोगलीपुत्र तिस ने लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। इसके रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। इसमें तीर्थंकरों, विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन है। पर्युषण पर्व के दौरान जैन साधु साध्वी इसका पाठ और व्याख्या करते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह एक विधि ग्रंथ है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्री। संस्कृत
संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी, जिसका फारसी में अनुवाद 1226 में नसरुद्दीन कुबाचा के शासनकाल में अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। इसके बाद मिर्जा कालीज बेग ने वर्ष 1900 में चचनामा को अंग्रेजी एवं सिंधी में अनुवाद किया। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमिकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी, इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। अब आते हैं चीनी लेखक। फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की।
हुएनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीछा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हुएनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीके हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। एलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स वर्गेस, वॉल्टर इलियट ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटा सला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख वोगजकोई
बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा अंत लिखित का राजदूत हेलियोडोरस के वेश नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। हेलियोडोरस शुंग वंश के राजा भाग्रभद्र के दरबार में आया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने पर भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशापर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अब देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है जिसके शासक कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। नासिक अभिलेख के गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख के शासक समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। और जो इसमें स्टार लगा हुआ है रुद्रदामन प्रथम, इससे संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। अब इधर आते हैं। जो अभिलेखों का अध्ययन पूरा लेखा शास्त्र इपिग्राफी कहलाती है और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं जो पढ़े नहीं जा सके हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है और चौथी पांचवी सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं 10वीं सदी में होने लगा। मौर्य, मौर्येतर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम नामक ग्रंथ माला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु
पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले के संबंध बर्मा, स्वर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा द्वीप से स्थापित हुए। ये तो हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आगे के वीडियो अगर आपको देखने हैं तो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।